अगर ये देखना है कि 2047 में भारत कैसा दिखेगा ना, तो राजनीतिक भाषणों को मत देखिए। मतलब ये देखिए कि आज कंक्रीट कहाँ बिछाया जा रहा है। बिल्कुल, जमीन पर असल काम कहाँ हो रहा है। हाँ, क्योंकि केंद्रीय बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फौरी राहत में नहीं जा रहा है, उसे जमीन के नीचे और रेलवे ट्रैक के रूप में बिछाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इन सारे सवालों के जवाब हमें उस मास्टर क्लास में मिलते हैं जो आज हमारी इस चर्चा का मुख्य स्रोत है। सही कहा। हम रेल ज्ञानांजलि यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही शानदार और विस्तृत मास्टर क्लास का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका विषय है यूनियन बजट 26-27 और विकसित भारत रोड मैप। देखिए, इस मास्टर क्लास में बजट के उन हिस्सों को बहुत ही गहराई से समझाया गया है जो असल में देश की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा तय करते हैं। और इस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने का हमारे बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर रेलवे के LDC या AOM एग्जाम्स, SSC, उनके लिए बजट के इन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और रेल ज्ञानांजलि का जो मूल दर्शन है ना, लर्न स्मार्ट क्रैक एग्जाम्स, उसी तर्ज पर आज हम सिर्फ आंकड़ों को रटेंगे नहीं। हाँ, रटने से कुछ नहीं होता। हम उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे ताकि कोई भी बुनियादी सवाल अनसुलझा ना रह जाए। और ये डिकोड करना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश होने वाला जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। मतलब ये असल में देश की मैक्रो इकोनॉमिक दिशा तय करता है। सही बात है। और जब हम इन वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा चर्चा राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट की होती है। एक संप्रभु राष्ट्र जो अपनी मुद्रा खुद छापता है, वो किसी आम घर के बजट की तरह तो काम नहीं करता, है ना? बिल्कुल नहीं। राजकोषीय घाटे की तुलना घर के राशन के बिल से करना तो पूरी तरह भ्रामक है। मतलब इसे इस नजरिए से देखिए कि क्या कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए लोन ले रही है, जो कि बहुत खराब आइडिया है। एग्जैक्टली। या फिर वो एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए वेंचर कैपिटल जुटा रही है। अगर सरकार का घाटा रोजमर्रा के खर्चों यानी रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। हाँ, क्योंकि आप कुछ नया तो बना ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उधारी का पैसा नई संपत्तियां बनाने में जा रहा है, तो वो भविष्य का निवेश है। तो इस बजट का जो मुख्य फोकस है ना, वो घाटे की गुणवत्ता सुधारने पर है, ताकि पैसा सही जगह मोड़ा जा सके। राइट, यानी राजकोषीय अनुशासन का सीधा असर पूंजीगत व्यय या कैपेक्स पर पड़ता है। और रेल ज्ञानांजलि के नोट्स के मुताबिक यही कैपेक्स 2047 की असली नींव है। हाँ, और इसी वजह से हम देखते हैं कि रेलवे में कवच प्रणाली लग रही है, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। और यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या हम सिर्फ कैपेक्स का टारगेट पूरा करने के लिए आंख बंद करके कंक्रीट नहीं बिछा रहे? मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि ये सड़कें और ट्रैक ब्रिजेस टू नोवेयर साबित नहीं होंगे? ये डर स्वाभाविक है, मैं समझती हूँ। लेकिन यहाँ हमें लॉजिस्टिक्स के अर्थशास्त्र को समझना होगा। बुनियादी ढांचा सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं है। आप देखिए, जब फ्रेट कॉरिडोर बनते हैं ना, तो मालगाड़ियों की रफ्तार दुगनी हो जाती है और माल पहुंचने की अनिश्चितता भी तो खत्म होती है। एग्जैक्टली। इससे कंपनियों का इन्वेंट्री कॉस्ट सीधा नीचे गिरता है। अगर एक मैन्युफैक्चरर का माल बंदरगाह तक पहुंचने की लागत मान लीजिए 14% से घटकर 8% रह जाए, वाओ, बहुत बड़ा अंतर है ना, तो उसका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अपने आप सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। ये महज निर्माण नहीं है, बल्कि पूरे देश के व्यापार को गति देने का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। ठीक है, मान लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो गई और माल तेजी से पोर्ट तक पहुंचने लगा, लेकिन अगर हम उन सामानों का कुशलता से उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, तो इन खाली फ्रेट कॉरिडोर्स का क्या फायदा? मुझे लगता है यहीं पर PLI स्कीम की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कोई साधारण सब्सिडी नहीं है। ये मल्टीनेशनल और घरेलू कंपनियों के लिए पूरा गणित ही बदल देती है। वो कैसे? देखिए, सरकार ये नहीं कहती कि फैक्ट्री लगाओ तो पैसा देंगे। सरकार कहती है कि अगर पिछली सेल के मुकाबले ज्यादा माल बेचोगे, तो उस अतिरिक्त बिक्री पर हम इंसेंटिव देंगे। अच्छा, तो परफॉर्मेंस के आधार पर? हाँ, इससे ग्लोबल कंपनियों का रिस्क कम होता है और वे चीन या वियतनाम के बजाय भारत को अपना एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए प्रेरित होती हैं। और
अगर इसे हम ग्रीन इकोनॉमी और 2047 के नेट जीरो लक्ष्य से जोड़े ना, तो तस्वीर और साफ होती है। क्योंकि भविष्य का निर्यात तो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उत्पादन में कार्बन एमिशन कितना कम है। क्या बात है, बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, ये भविष्य के ग्लोबल ट्रेड के नए मानक हैं। मतलब अगर आप ग्रीन नहीं हैं, तो आप मार्केट से बाहर हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही एग्री टेक के जरिए किसानों की सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाना और स्वास्थ्य शिक्षा में निवेश करके मानव पूंजी तैयार करना, ये सब ऐसे कदम हैं जो इस भौतिक बुनियादी ढांचे को असली ताकत देते हैं। तो अगर इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ रखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। टैक्स सुधारों से सरकार के पास राजस्व आता है। हाँ। उस राजस्व का इस्तेमाल घाटे की गुणवत्ता सुधार कर कैपेक्स में निवेश के लिए होता है, जिससे लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है। सही है। फिर पीएलआई जैसी योजनाओं से उत्पादन बढ़ता है और यही विकसित भारत 2047 का असली चक्र है। और सबसे अहम बात, ये चक्र अगले 2 दशकों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से बचाने का एक मजबूत आधार भी तैयार करता है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक विचार दिमाग में आता है। हम 2047 तक की इस सटीक प्लानिंग और रोड मैप को देख रहे हैं, पर क्या होगा अगर अगले कुछ सालों में एआई या कोई अप्रत्याशित वैश्विक तकनीकी क्रांति पूरी दुनिया के उत्पादन मॉडल को ही ध्वस्त कर दे? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या हमारा ये भारी भरकम राष्ट्रीय बजट उस तकनीकी तूफान को झेलने के लिए पर्याप्त लचीला है? इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।